जय हिंद विद्यार्थियों, हम अपने इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं उसमें इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया। यूँ तो क्रिया के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, आपको मालूम भी होगा। क्रिया यानी कि जो हम काम कर रहे होते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं, सीधे और सरल बोध में। जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। तो आपको मालूम होगा, जैसे बालक पढ़ता है तो पढ़ना क्रिया है, टूटना क्रिया है, जाना क्रिया है, आना क्रिया है, बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो इन्हीं क्रियाओं को हम क्रिया कहते हैं, यानी कि जिससे किसी कार्य का बोध हो वह क्रिया है। क्रिया की सबसे छोटी इकाई धातु है। धातु में ही प्रत्यय लग करके क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कर धातु में ना प्रत्यय लगा तो करना हो गया, पढ़ में ना लगा तो पढ़ना हो गया, खेल में ना लगा तो खेलना हो गया। तो इस तरीके से जो सबसे छोटी इकाई है या सबसे छोटा अंश कह सकते हैं हम उसे धातु कहते हैं। क्रिया के जो भेद हैं दो ही होते हैं, सीधे सीधे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म पाया जाता हो वह सकर्मक क्रिया है, और जिसमें कर्म न पाया जाता हो वह अकर्मक क्रिया है। जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो जिन वाक्यों में कर्म कर्ता से जुड़ा हुआ होता है या जिसमें कर्म पाया जाता है वह क्रिया सकर्मक कहलाती है, और जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। सरल शब्दों में जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, राम दूध पीता है। राम के द्वारा एक कर्म किया जा रहा है, दूध का पीना। तो कर्म इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। और वहीं दूसरी ओर गीता दौड़ती है। गीता के द्वारा सीधे क्रिया की जा रही है, यहाँ पे कोई और कर्म नहीं किया जा रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि गीता जूते पहनकर दौड़ती है या गीता मोहन के साथ दौड़ती है, तो यहाँ पर किसी न किसी हम कर्म को और ऐड कर रहे होते। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट कर्ता के बाद क्रिया हो रही है। गीता दौड़ती है, बच्चा हंसता है। वहीं दूसरी ओर क्या है, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ना क्या है, एक कर्म जुड़ गया है। जो पुस्तक है वो यहाँ पर कर्म का कार्य कर रहा है और पढ़ना क्रिया है। सीता पढ़ती है होता तो अकर्मक हो जाता, सीता पुस्तक पढ़ती है इसलिए ये सकर्मक हो गया। यानी कि जहाँ पर कर्म जुड़े वहाँ पर सकर्मक क्रियाएं हैं और जहाँ पर कर्म न जुड़े वहाँ पर अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया के भेद हैं द्वितीयक कर्मक और प्रेरणा कर्मक। ठीक है, तो द्वितीय कर्मक क्या है, जैसे वह नौकर को तनख्वाह देता है, और इसके अलावा इस वाक्य में जो मुख्य कर्म है वह है तनख्वाह, और गौण कर्म क्या है, नौकर को। ठीक है, तो यहाँ पर दो कर्म जहाँ पर एक साथ जुड़ते हैं, यहाँ पर मुख्य और गौण, यानी कि मुख्य यानी कि जो मोस्ट होता है, और गौण यानी कि जो मोस्ट नहीं होता उससे कम, उसको गौण कहते हैं। यानी कि जो प्रधान है, जो प्रधान होगा वही मुख्य कर्म कहलाएगा, जो प्रधान नहीं होगा वो गौण कर्म कहलाएगा। तो यहाँ पर तनख्वाह मुख्य है और नौकर मुख्य नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ पे दो कर्म आए वहाँ पे द्विकर्मक, जहाँ पर किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिल रही हो। जैसे वह राम से पत्र लिखवाता है तो किसी के द्वारा कोई कार्य कंप्लीट करवाया जा रहा हो। गीता मुझसे टाइप करवाती है, तो जहाँ पर प्रेरणा यानी कि किसी को आदेश दे करके या किसी से अपना कार्य करवा करके कर्म करवाया जा रहा है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की क्रियाएं हैं, तो ये आप भली भांति समझ गए होंगे। तीसरा है इसमें सहायक क्रिया। जैसे वाक्यों में क्रिया कभी तो एक शब्द में होती है और कभी कभी एक से अधिक शब्दों की होती है। जैसे मूल क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में जितनी भी क्रियाएं आती हैं वे सब सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। मूल क्रिया के अतिरिक्त यानी कि जो मेन क्रिया है उसके एक्स्ट्रा, उससे इतर जो भी अन्य क्रियाएं आएंगी वह क्या कहलाएंगी, हमारी
मुख्य क्रियाएं जो होती हैं वो सहायक क्रियाएं कहलाएंगी। अब इसके बाद आता है अव्यय नंबर 5, इसको हम फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।